यस। तो देखिए मित्रों, लास्ट क्लास में मैंने कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे। उनमें से, गुड इवनिंग रिया जी, उनमें से एक टॉपिक था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा और भी बताऊंगा कुछ। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली ने ये बोला था कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी मैटर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो, चाहे पेन, पेंसिल, खुद इंसान, हाथी, घोड़ा, रेल, कुछ भी हो, वो सारे ही क्या होते हैं, एक वेव की तरह, एक वेव की तरह ट्रेवल करते हैं। ये डी ब्रोगली ने बोला था, ठीक है। और ये था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। और उस वेव का वेवलेंथ निकालने का भी फॉर्मूला डी ब्रोगली ने दिया था। वो था लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर पी इज द मोमेंटम। तो लेमडा का फॉर्मूला बन गया एच अपॉन एम वी। ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको इसी फॉर्मूले से बताऊंगा कि हमें हमें कोई जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास, जैसे खुद ही हम हो गए, कोई बाइक है या कार है, बट वो तो हमें कभी नज़र नहीं आती कि वो तो कभी हमें नहीं दिखता है कि वो वेव की तरह चल रही है। तो डी ब्रोगली ने ऐसा क्यों बोल दिया, या किन चीज़ों को हम देख सकते हैं वेव की तरह, तो वो इसी फॉर्मूले के बीच में छुपा हुआ है वो। तो वो देखिए, इस फॉर्मूले का हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच की वैल्यू, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34। बहुत ही छोटी वैल्यू है ये, जूल सेकंड अपॉन वेलोसिटी। चलो कुछ भी, वेलोसिटी और मास को छोड़ देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम किसी कार की या किसी भी चीज की बात करेंगे, ओके, तो उसका मास जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। जितने भी हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, कार हो गया, खुद ह्यूमन बॉडी हो गई, ठीक है, यहाँ कुछ भी, बाइक, ट्रेन, कुछ भी, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे आसपास, इनका मास काफ़ी ज़्यादा है, हाई मास है। मास ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, जब ज़्यादा कोई बड़ी वैल्यू अगर हम नीचे रखेंगे डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में पहले से ही ऑलरेडी ही बहुत छोटी वैल्यू है, तो हमें लेमडा जो मिलेगा वो बहुत ही छोटी वैल्यू मिलेगी, कोई वेरी स्मॉल, वेवलेंथ बहुत ही छोटी होगी। और इसी वजह से हम जितने भी हमारे आसपास ऑब्जेक्ट हैं उनका वेव नेचर देख नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी वजह से हमें हाथी, घोड़ा, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, उनका वेव नेचर नहीं दिखता है। इसे थोड़ा मैं ढंग से लिख देता है यार, एक मिनट, मैं थोड़ा बढ़िया तरीके से लिख देता हूँ इसे। फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे आसपास हैं, ठीक है, उनका मास काफ़ी हाई होता है, मास ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा होने की वजह से वेलोसिटी हद से हद कितनी भी ज़्यादा हो जाए, पर लेमडा जो होगा, वेवलेंथ जो होगी, वो वेरी स्मॉल आएगी, वेवलेंथ बहुत स्मॉल आएगी। इसीलिए हम उनका वेव नेचर जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। That's why the wave nature is not observed। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता लग गया। अब आगे चलते हैं हम। स्मॉल ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, फॉर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या पार्टिकल्स, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, फॉर एग्जांपल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बहुत ही छोटे जिन्हें हम देख भी नहीं सकते, या न्यूट्रॉन्स, तो इनका मास जो होता है वो बहुत कम होता है। इनका मास जो होता है वो बड़ा ही कम होता है। और मास कम होने की वजह से अगर हम डी ब्रोगली के फॉर्मूले में रखेंगे,
गुड इवनिंग अस्मिता जी, आप लेट हो गई थोड़ा। ठीक है, अगर मास बहुत कम होगा तो डी ब्रोगली के फॉर्मूले में एच अपॉन एम वी में रखेंगे। यहाँ पे एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है। तो इस फॉर्मूले में मास की वैल्यू अगर बहुत कम रख दी जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, तो इस केस में जो लेमडा आएगा वो कुछ कंसीडरेबल वैल्यू आएगी लेमडा की। लेमडा जो आएगा कुछ कंसीडरेबल, बहुत ज़्यादा कम वैल्यू नहीं आएगी इसकी। ठीक है, कंसीडरेबल वैल्यू आएगी, और इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह ही घूमता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपने देखा भी होगा, कभी देखा है, अगर आप किसी डार्क रूम में बैठे हो और किधर से किसी एक कोने से कहीं से सनलाइट आ रही हो, तो आपने देखा होगा जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, कुछ रेंडमली वेव की तरह ही मूव करते हैं वो। डस्ट पार्टिकल बड़ा स्मॉल मास होगा तो उनमें वेव नेचर दिखाई देता है, बड़ी चीज़ों में, ठीक है, जिनका मास ज़्यादा होता है उनमें वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं कर सकते हम। ओके दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ और बोहर मॉडल को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिलती है। वो क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताऊंगा। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड बोहर मॉडल। तो देखिए दोस्तों, बोहर की पहले बात मैं आपको बताता हूँ। बोहर ने बोला था कि किसी भी मेटल, सॉरी, किसी भी एटम के अराउंड जो ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, और जो जिस ऑर्बिट में वो घूमता है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। सॉरी, कंजर्व्ड नहीं, क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, तो बोहर ने हमें एक फॉर्मूला दिया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिट का, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, और ऐसे ही डी ब्रोगली ने हमें अगर इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमें निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हमें दिया है लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में से हम एम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। एम बी की वैल्यू आ जाएगी एन एच अपॉन 2 पाई आर। और इस वैल्यू को जब हम किधर पुट कर देंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो एक रिलेशन हमें मिलेगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एन एच इंटू 2 पाई आर। ये ऐसा आ जाएगा कुछ, यहाँ से एच से एच कैंसिल हो जाएगा और हमें एक ऐसा रिलेशन मिलेगा, रिलेशन होगा 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लेमडा। 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एन लेमडा। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखिए। 2 पाई आर क्या होता है, 2 पाई आर किसी भी सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। तो यहाँ पे ऑर्बिट की बात चल रही है, यहाँ पे अगर ऑर्बिट का रेडियस आर है तो इसका सरकमफेरेंस जो होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर होगा। तो डी ब्रोगली और बोहर को मिला दें तो हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, असल में वो ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस होता है वो n टाइम्स ऑफ द वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, इस कंक्लूजन को याद रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभार डिराइव करने के लिए भी आता है कि इसे डिराइव करके दीजिए। सरकमफेरेंस, तो मैं लिख भी देता हूं हमने क्या कंक्लूड किया है। सरकमफेरेंस
of the orbit is n times the wavelength of the electron. ओके, तो ठीक है दोस्तों, ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं भाई। डी ब्रोगली के बाद मैंने आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया था। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या था? हाइजेनबर्ग ने बोला था कि किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन के लिए हम उसकी पोजीशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी या मोमेंटम कोई भी चीज बोल सकते हैं, पोजीशन एंड उसकी वेलोसिटी को साइमल्टेनियसली एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं। ठीक है, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी हम एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। अगर एक साथ नहीं निकाल सकते हैं तो उसने, अगर एक साथ एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते हैं तो उसने बताया था कि इनमें एरर आएगा अगर हम निकालेंगे। तो उन्होंने एरर में रिलेशन भी दिया था, वो मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा रिवाइज करवाने के लिए आपको। एरर में रिलेशन ये था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई था। ये फॉर्मूला हाइजनबर्ग ने दिया था। यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या था? एरर इन पोजीशन, डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम। इस एरर इन मोमेंटम को, क्योंकि हमें पता है P इज इक्वल टू एम बी होता है, और डेल्टा पी क्या हो जाएगा? डेल्टा एम बी। और मास कांस्टेंट होता है तो मास को बाहर निकाल लेंगे, एम डेल्टा वी हो जाएगा। मास में एरर नहीं हो सकता है कभी भी। तो जो मोमेंटम में एरर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो वेलोसिटी में एरर की वजह से ही होता है। तो ये जो नीचे, यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है दोस्तों, और ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये बन गया भाई दोस्तों। ये यही फॉर्मूले का ज़्यादातर यूज़ होता है जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे। इसे भी रट लें और ऊपर वाले को भी रट लें। खैर, यहाँ पे डेल्टा एक्स है, एरर इन पोजीशन। तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, आप पोजीशन में एरर दे देंगे और वेलोसिटी में एरर पूछ लेंगे। यह एरर या अनसर्टेनिटी भी बोल सकते हैं, एरर और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो कभी भी आपको इस पे क्वेश्चन आएगा, तो जब भी आप क्वेश्चन को करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों का साइन है। बट जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ग्रेटर देन का साइन नहीं लेना है, इक्वल टू का ले लेना है। ठीक है, अदरवाइज आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ना। तरनप्रीत सिंह पूछ रहे हैं सर ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ होती है क्या? दोस्त मैंने यही तो बताया, डी ब्रोगली ने ये बोला था कि सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं, सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो वेव की तरह मूव करते हैं। तो अगर कोई भी चीज वेव की तरह मूव कर रही है तो उसकी वेवलेंथ तो होगी। बताइए तरनप्रीत सिंह, समझ में आया आपको? ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो जो भी हमने लास्ट क्लास में खिचड़ी पढ़ी थी उसके बारे में बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा वो होगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। तो आज हमने जो भी कचरा पढ़ रखा है वो सारा ही साफ हो जाएगा। असल में जो भी बचपन से पढ़ते आ रहे थे हम, इलेक्ट्रॉन इधर इधर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ये होता है वो होता है, वो सब कुछ, वो सब कुछ आज मैं खत्म कर दूंगा। असल में होता क्या है वो आज आप रियलिटी से आज रूबरू हो जाएंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, मॉडल ऑफ एन एटम। तो देखिए दोस्तों, होता क्या है असल में। पहली बात तो ये है, मैं आपको बता दूं, कभी भी
एटम के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता है जिसमें हम आप बोलते थे कि बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों ओर ऑर्बिट्स होती हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है। एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती हैं? ऑर्बिट्स, ऐसे गोल गोल ऑर्बिट्स नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अभी तक जितने भी मॉडल हमने दिए, रदरफोर्ड, बोहर, वो सारे ही गलत थे। असल में क्या होता है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूमता है वो इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट की तरह या पार्टिकल की तरह बिहेव नहीं करता है, वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। पहली बात, इतनी तेज इलेक्ट्रॉन घूमता है कि हमें वो एक पार्टिकल नहीं दिखाई देता है, वो एक वेव होती है। ओके, तो पहली बात तो मूव्स लाइक अ वेव, वेव की तरह मूव करता है। और सर्कुलर ऑर्बिट में वेव नहीं मूव करती है। पहली अब तुम बोलोगे सर अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो हो सकता है वेव करती हो, तो वेव भी नहीं करती है यहाँ पे। ये जो शेल्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, KLM, ये शेल्स पढ़ी है हमने, असल में वो धोखा है। वो शेल का मतलब सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता है, इन शेल्स का मतलब सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बल्कि इन शेल्स का मतलब एनर्जी स्टेट्स होता है। शेल से बिल्कुल मतलब नहीं होता कि गोल गोला होगा, ऐसे सर्कुलर पाथ होगा, नहीं। शेल केवल ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी स्टेट में है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, शेल इज नॉट द, शेल नोट लिख लेते हैं, शेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं। शेल और ऑर्बिट is not the circular paths, is not the circular paths in which electrons revolve, rather, तो क्या होता है rather, shells are the energy states, वो एनर्जी स्टेट्स होती हैं। शेल, अगर कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, तो उसका मतलब देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर कोई बोले इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, तो उसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि ऐसे गोले में घूम रहा होगा वो। ठीक है दोस्तों, उसका मतलब ये होता है कि उसकी एनर्जी लो एनर्जी होगी। फर्स्ट शेल में होने का मतलब सबसे कम एनर्जी, सेकंड शेल में होने का मतलब उसकी हायर, ज्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, और ऐसा भी होता है शेल बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है, और वो इलेक्ट्रॉन दूर भी चला जाता है, उससे न्यूक्लियस से दूर भी चला जाता है, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि वो गोले में घूमता है। रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल्स, शेल रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, अगर मतलब कभी आपसे कोई बोले कि अगर शेल्स बढ़ रही है, अगर शेल, बड़ी शेल में इलेक्ट्रॉन है, थर्ड में है, फोर्थ में है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है या शेल इंक्रीज होती है, शेल नंबर इंक्रीज होता है, तो एनर्जी भी इंक्रीज होती है। उसका मतलब यही होता है एनर्जी का इंक्रीज होना। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हायर एनर्जी स्टेट में होता है, उसका मतलब ये होता है। और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस भी बढ़ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन हायर शेल में है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो भ्रम ये खत्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन गोल गोल सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते हैं, और बल्कि शेल का मतलब क्या होता है, एनर्जी लेवल होता है। ठीक, दूसरी कहानी है कि एटम एक पार्टिकल की तरह नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन असल, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह रिवॉल्व नहीं करता है। रिवॉल्व तो करता है, कैसे रिवॉल्व करता है, सर्कुलर में नहीं करता है, जैसे भी करता हो भाड़ में जाए, वो बात उसे बाद में करेंगे। बट एक चीज तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की तरह नहीं रहता है, वो वेव की तरह मूव करता है। ठीक है, और दूसरी बात, तो जो भी वेव होती है ना, हमेशा एवरी वेव, एवरी वेव एज ए वेव फंक्शन,
हर एक वेव का एक वेव फंक्शन होता है, और वेव फंक्शन हमें उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताता है। टेल्स अस अबाउट, या हमें वो इंफॉर्मेशन देता है। वेव फंक्शन से हमें इन्फो मिलती है, इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वेव फंक्शन से, और वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन एक वेव है, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह मूव करता है। तो वेव फंक्शन से इंफॉर्मेशन मिलती कैसे है वो देखिए। तो वेव फंक्शन से कभी भी हमें इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो हम उस पर ऑपरेटर्स लगाते हैं। तो वेव फंक्शन, हमारा वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई जो मैंने लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इसे लिख भी देता हूं मैं, साई। ठीक है, तो हम ऑपरेटर लगाते हैं। एच हमारा ऑपरेटर है यहाँ पे। ऑपरेटर को वेव फंक्शन पे जब लगाते हैं तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, और इस इक्वेशन को जो होता है, इस इक्वेशन को वेव इक्वेशन बोल देते हैं। दिस इक्वेशन इज नोन एज वेव इक्वेशन। एच साई इज इक्वल टू ई साई। और यहाँ पे जो ई है, ऑपरेटर एच को, ऑपरेटर एच क्या होता है वो भी सुन लीजिए। ऑपरेटर एच को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ये आपको बस इतना ही याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है हमें। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को जब वेव फंक्शन साई पे लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें एनर्जी, एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट या इलेक्ट्रॉन, जो मर्जी बोलिए, ऑर्बिट हमें मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, या शेल भी बोल सकते हो। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल होता है। ठीक है, वेव फंक्शन से सारी प्रॉपर्टीज को निकाला जाता है। अब हम आगे बात करते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। इसी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से या वेव फंक्शन से हमें क्या मिलते हैं, इसी वेव फंक्शन से सॉल्व करने पे, अलग अलग तरीके से सॉल्व करने पे हमें 4 क्वांटम नंबर मिलते हैं। वी गेट 4 क्वांटम नंबर्स। और ये 4 क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, क्वांटम नंबर क्या होते हैं असल में, ये 4 क्वांटम नंबर्स ये बिल्कुल वैसे होते हैं, एड्रेस होते हैं इलेक्ट्रॉन का। अगर किसी से, अगर हमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है बताओ, तो हम इन 4 क्वांटम नंबर्स की मदद से हम उसे बता सकते हैं। ठीक है, क्वांटम नंबर कुछ ऐसे ही, जैसे सबसे पहले मान लीजिए हमें किसी का भी एड्रेस बताना है इंडिया में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई उसका स्टेट कौन सा है। ठीक है, मान लो वो कहीं भी रहता है, ऐसे उत्तराखंड। ओके, उसके बाद में फिर हम उत्तराखंड में उसका डिस्ट्रिक्ट ढूंढेंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद में हम उसका जो है सिटी ढूंढेंगे। सिटी के बाद में हम उसका विलेज। ठीक है, अगर विलेज में रहता तो विलेज ढूंढेंगे, अगर कॉलोनी में रहता तो कॉलोनी ढूंढेंगे। तो ये क्वांटम नंबर्स भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होते हैं असल में। अगर आपको 4 क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता हो तो आप एग्जैक्टली बता देंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो ये क्या होते हैं, एड्रेस ऑफ द, एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो वही बताइए, सभी को समझ में आ रहा है? मोटा मोटा ही, बल्कि क्वांटम नंबर समझ के हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। बताइए दोस्तों। और इसके बाद कोई क्लास है आपकी?
ओके, तरनप्रीत सिंह बोल रहे हैं क्लास है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी क्लास को 4 बजे तक रखेंगे, 4 o'clock 4 PM तक ही रखेंगे। उसके लिए आपको रीज्वाइन तो करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वांटम नंबर इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, वो देखते हैं। इट रिप्रेजेंट द शेल और द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो ये ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, शेल को रिप्रेजेंट करता है। फिर से बता दूं, शेल एक सर्कुलर गोला नहीं है, या ऑर्बिट यहाँ पे गोला नहीं है, यहाँ पे ऑर्बिट या शेल से मतलब है एनर्जी स्टेट। तो अगर एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू कभी हमें पता लग जाए तो हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी स्टेट में है। ठीक है दोस्तों, और एन से हमें कुछ और भी बातें पता लगती है। पहले तो मैं ये बता दूं कि एन से जो शेल कैसे पता लगती है वो देखिए। परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एन, एन की परमिसिबल वैल्यूज कौन कौन सी हो सकती हैं? एन की परमिसिबल वैल्यूज, एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एन एन इज इक्वल टू क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। एन कभी जीरो नहीं होता है। और एन इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है? एन इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है के शेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, एंड सो ऑन। ठीक है। गुड इवनिंग प्रगट सिंह, कहाँ चले गए थे भाई तुम? यार प्रगट सिंह कह रहे हैं सॉरी सर आई एम लेट। मुझे लगता है तुम ज़्यादा ही लेट हो भाई, आधी क्लास खत्म हो गई। पर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नो वरीज। पढ़िए, आप जितना भी समझ में आए उतना समझिए, उसके बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था। क्वांटम नंबर में पहला क्वांटम नंबर पढ़ा हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एन की, स्मॉल एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं वो भी मैंने लिख दी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। और ये शेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है दोस्तों, अगर एन की वैल्यू 1 है तो वो के होगी, एन की वैल्यू 2 होगी तो वो एल शेल होगी, और ऐसे ही बताता है। और क्या बताता है ये? it also helps it also helps in the calculation of orbit angular momentum। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हैं हम, किससे? एन की हेल्प से। बिकॉज ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था ना बोहर ने, उसमें एन ही था, एन ही आता था उसमें। आपको याद है? पता नहीं, नहीं। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम के लिए बोहर ने फॉर्मूला बताया था, वो था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू एम वी आर, विच इज फर्दर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। और यहाँ पे एन जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है।
अगर हमसे कोई हाँ, तरनप्रीत सिंह, बिल्कुल सही बताया भाई। तरनप्रीत सिंह, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी दोस्त, रिकॉर्डिंग की चिंता ना करें। अब ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो आप ध्यान ना दें, क्लास में भी प्रॉपर ध्यान दें, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे n जो होता है इस फॉर्मूले में, n जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अच्छा, आप लोग मुझे ये भी बताइए, कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या मेरी तरफ से? हाँ हाँ, ग्रुप में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आ रही है जिससे आपको मेरी आवाज़ क्लियर ना हो? ठीक है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अगर कोई फर्स्ट शेल के लिए पूछे, फॉर फर्स्ट शेल, अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट शेल के लिए ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो वहां पे फर्स्ट शेल के लिए आप एन की वैल्यू क्या ले लोगे? 1 ले लोगे। और ऑर्बिट ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगा के तो आपका जो आंसर आ जाएगा NH/2 पाई में आप n की वैल्यू 1 रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा H/2 पाई। ठीक है, ऐसे ही आप सभी शेल के लिए क्या निकाल सकते हैं? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। किसी को, मुझे लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अब सेकंड क्वांटम नंबर हम पढ़ते हैं। और हमारा सेकंड क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है एंगुलर क्वांटम नंबर, और उसका एक और नाम भी होता है एंगुलर क्वांटम नंबर, या इसे क्या बोलते हैं? इसे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं भाई इसे। तो ये क्या बताता है हमें? इट रिप्रेजेंट्स द it represents the subshells present in the शेल। किसी भी शेल के अंदर कितनी सब शेल्स हैं वो एल बताता है भाई। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ एल की परमिसिबल वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं। परमिसिबल वैल्यूज ऑफ, परमिसिबल का मतलब पॉसिबल, ऑफ एल। तो देखिए दोस्तों, एल की वैल्यू जीरो हो सकती, जीरो होती है, 1 2 3, और आगे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 और चलता रहेगा। अब एल की वैल्यू जब भी जीरो आएगी तो उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि हमने ऊपर लिखा कि एल क्या करता है, एल सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सी सब शेल होती है? अगर एल की वैल्यू जीरो हो उसका मतलब होता है एस सब शेल है। अगर एल की वैल्यू सॉरी, अगर एल की वैल्यू 1 हो तो उसका मतलब होता है पी सब शेल। अगर एल की वैल्यू 2 हो तो डी, एल की वैल्यू 3 हो तो एफ, एल की वैल्यू 4 हो तो जी, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। आगे वाली सब शेल्स की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिकॉज पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट जो हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास एलिमेंट है वो 118 120 122 के करीब है। तो उनकी उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें आगे वाली सब शेल्स की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, भाड़ में जाए वो। ठीक है दोस्तों, तो एल से हमें सब शेल के बारे में पता लगता है। एल की वैल्यू 2 होगी तो सब शेल डी होगी, 3 होगी तो एफ होगी, 1 होगी तो पी होगी, ओके, 0 होगी एल की वैल्यू तो सब शेल कौन सी होगी? एस होगी। चलिए दोस्तों, तो ये हो गया हमारा सब शेल के बारे में, ये सब शेल की कहानी। अब आगे चलते हैं हम थर्ड क्वांटम नंबर पे। थर्ड क्वांटम नंबर जो होता है वो होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ml से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमें क्या बताता है वो देखिए, it represents the number of orbitals present in a subshell. किसी भी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होगी, परमिसिबल वैल्यूज कितनी होती हैं, ठीक है, उसका पता कैसे लगता है हमें, उसका पता एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से ही लगता है। हमें एल पता होना चाहिए, अदरवाइज हम एमएल के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो वो देखिए भाई, फॉर एनी सबशेल, अगर कोई भी सबशेल हो जिसके लिए एल एल लिख लेता हूँ, उसकी वैल्यू एल होगी, तो उसके अंदर ml की वैल्यूज कहाँ से लेके कहाँ तक होगी वो देखिए। उसके लिए ml की वैल्यूज कहाँ से लेके कहाँ तक होंगी, -L से लेके +L तक होंगी। ठीक है, तो एग्जांपल देके मैं बता भी सकता हूँ। फॉर एग्जांपल पी सबशेल की अगर हम बात करें, तो पी सबशेल के अंदर एल की वैल्यू 1 होती है, ऊपर ही पड़ा था। अगर एल की वैल्यू 1 होती है तो इसके अंदर ml की वैल्यूज कहाँ से लेके कहाँ तक होंगी, ml की वैल्यूज कहाँ से लेके कहाँ तक होंगी, -1 से लेके +1 तक होंगी। यानी कि ml की टोटल वैल्यूज कितनी आएंगी, ml की टोटल वैल्यू आएगी एक -1 0 +1। ओके दोस्तों, और यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज मिली हैं ml की 3 वैल्यूज हैं। तो 3 वैल्यूज का मतलब होता है कि p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होंगी। as 3 values of ml, आप सभी लोगों को दोबारा से ज्वाइन करना है भाई, एंड मीटिंग खत्म होने के बाद। as we get 3 values of ml, so the number of orbitals in p subshell will be 3. ठीक है दोस्तों, तो p सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है px, और दूसरी होती है py, और तीसरी होती है pz। ठीक है मित्रों, आपको ये समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, डी सबशेल का एग्जांपल ले लेते हैं भाई।